जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है और पिछले 1.5 सालों से बच्चे मुझसे हर जगह पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, हर जगह पे जब भी वो मुझसे मिलते थे तो हमेशा एक ही बात कहते थे कि सर मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि जब भी आप किसी भी टॉपर की वीडियो देखते हो तो हमेशा एक ही बात बोलता है, मॉक लगाओ। जब आप किसी टीचर से मिलते हो, आपका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाता है तो मॉक लगाओ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है तो मॉक लगाओ। तो आखिर मॉक लगाओ तो लगाओ कैसे? इसके जुड़े काफी सारी बातें होती हैं और वो संपूर्ण बातें हम आपको आज की वीडियो में कवर करके बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके जीवन के 100 गलतियों को दूर करेंगे और ये मेरा वादा होगा आपसे। और वीडियो के एंड में आप एक बात जरूर बोलेंगे कि सर वाकई में मेरी आंखें खुल गईं और इन गलतियां हम कर रहे थे, आज के बाद जीवन में ये गलतियां हम नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो यहां पर क्या होता है समझिए। इस पॉइंट के जाने के पहले मैं आपको एक फेमस कोटेशन आपको बताऊंगा भाई, और वो यहां पर क्या है। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस एंड प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज इज डेंजरस। एग्जाम्पल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूं। उसके पास में बहुत नॉलेज है कि किसी पेशेंट को कौन सी बीमारी हुई है तो उसके ऊपर में कौन सी दवा दी जाए, लेकिन कभी वो क्लिनिक में बैठता ही नहीं है, तो उसका नॉलेज क्या है? यूजलेस ही है यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर हम दूसरा केस लेते हैं, एक ऐसा डॉक्टर है जिसने प्रैक्टिस तो अच्छी खासी कर रखी है, ऑपरेशन का चीड़-फाड़ उसको करना आता है, लेकिन उसको सही नब्ज का नहीं पता कि किसको काटना है, किसको चीरना है, किसको सिलना है, तो वहां पर वो सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सेम कहानी आपके साथ में भी फिट रहती है। नॉलेज आप बहुत ज्यादा गेन कर लोगे, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस करके जाओगे ही नहीं तो कभी भी आप बाकी बच्चों की तुलना में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। और कई बार ऐसा होगा जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किए जा रहे हो, गलतियां अथा हो रही हैं और आप सोच रहे हो कि मेरे प्रैक्टिस करने से मेरा स्कोर बढ़ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। क्योंकि जो एक असमंजस होता है आप लोगों के बीच में कि यार सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो मॉक छूट जाता है और मॉक पे ध्यान देते हैं तो सिलेबस छूट जाता है। इसके बीच में बैलेंस कैसे लेकर के आएंगे हम वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपके जो ये सवाल होते हैं, और कितने सारे सवाल होते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट जो हमने कवर किया है वो ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। आखिर मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है तो कितना है, किस हद तक है, क्या पूरा दिन मॉक देना है, थोड़ा समय देना है, या कितनी महत्व है उसकी, वो सारी बातें। दूसरा जो हम कवर कर रहे हैं वो ये कि आपको मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए। अब कोई बिगनर ये बच्चा वीडियो देख रहा है, वो बोले अरे सर ने कहा था मॉक टेस्ट लगाने को, ले भाई दिए मॉक दिए जा रहा है। तो कब एक सही टाइम है मॉक टेस्ट देने का, हम आपको वो भी बताएंगे। तीसरा यहां पर बात करते हैं, शुड वन स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्या हमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देने चाहिए, या फिर कई ऐसे कंपनीज होते हैं जिनके खुद के बनाए मॉक टेस्ट होते हैं, हमें वो देना चाहिए, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर सिर्फ मॉक टेस्ट दें या सब्जेक्ट वाइज क्विज भी दें, और सब्जेक्ट वाइज क्विज दें तो कौन से प्लेटफॉर्म से दें और कितना समय हम उसके ऊपर में डिवोट करें। नेक्स्ट जो आपका डाउट होता है वो यहां पर ये होता है कि सर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का राइट अप्रोच क्या है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें और किस सब्जेक्ट में हम कितना टाइम दें। क्या हमें 2 मिनट पहले पेपर को सबमिट कर देना है, हमें मोबाइल में मॉक टेस्ट देना है, हमें सिस्टम में देना है, ये सारी बातें। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट। मतलब एक तरीके से समझ लो खून का आपका चेकअप हो गया है, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर आपको दवाई ना लिखे तो क्या फायदा। यानी डायग्नोसिस भी इसीलिए की जाती है ताकि बाद में उसके आधार पर ट्रीटमेंट चलाई जा सके। उसी तरीके से मॉक टेस्ट आप देते हो इसीलिए ताकि उसके बाद पर आप अपनी कमियां, आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीक पॉइंट्स, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इन सभी के ऊपर में काम करके अपने आप को अपना बेटर वर्जन दे पाओ, अपना बेस्ट दे पाओ। तो ये तमाम तरह की सारी बातें एक एक करके मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, और आज नहीं आज से 5 साल के बाद भी ये वीडियो आप लोगों के लिए काम में आएगी। जब जब कोई बच्चा मेरे भाई इस पड़ाव पर आएगा कि उसके मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तब तब ये वीडियो उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसीलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और बहुत मेहनत लगी है आपके एक नर्व्स को पकड़ करके उसका सही इलाज बताने में, ठीक है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि मॉक टेस्ट की इतनी महत्व क्यों है, क्यों सारे टॉपर्स, क्यों सारे टीचर्स, क्यों आपके जो दोस्त होते हैं जिनके मॉक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट आपको ट्रैक पर रखता है। जैसे मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को देखा है कि सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उन टीचर की वीडियो देख ली, उस एप्लीकेशन का कोर्स लेकर के पढ़ना शुरू कर दिया, किताब लेकर के सॉल्व करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। मेरे भाई जब तक मंजिल का पता नहीं होता है ना, सफर का मजा नहीं आता है।
है। तो उसी तरीके से अगर आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपको एक ट्रैक पर रखने की मदद करता है, बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट डायरेक्शन में नहीं जाने देता है। आपको ये बताता है कि देखो भैया 60 मिनट के अंदर में ये 100 सवाल तुम्हें करने हैं, तो एक आपको वो ट्रैक पर बैलेंस फॉर्मेट में रख करके चलेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जैसे मान लीजिए मैं महीने के पूरे 30 दिन में पढ़े जा रहा हूँ, वो मेरी क्या होगी कि हम उसमें किसी टॉपिक में ज़्यादा समय ले रहे हैं या किसी टॉपिक में कम समय ले रहे हैं, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने आज के दिन मॉक टेस्ट दिया और मैंने देखा कि मैथ्स के मार हम एक तरीके से 25 में हम जो है 12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, 13 मेरे सॉल्व ही नहीं हुए। तो मेरे दिमाग में कांस्टेंट रिमाइंडर जाएगा कि आदित्य तुम्हारा सिलेबस जो है वो बाकी है, तुम फटाफट जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करो, नहीं तो आगे भी तुम्हारे ये 13 क्वेश्चंस गलत होंगे, जब जब बैठोगे मैथ में तुम्हारे इतने सवाल गलत होंगे। तो हमें वहां पर साफ दिखना शुरू हो जाता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और यहाँ पर हमें हमारी औकात दिख जाती है, तो हम तुरंत यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अपनी केस बताऊं, जब जब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाऊंगा या जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत ढीला पड़ रहा हूं, मैं अपनी औकात को खुद दिखाने के लिए भैया संडे को एक मॉक टेस्ट देता था कि भाई चेक तो कर ले तुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है। नहीं आता है तो फिर वापस से मंडे के साथ में एक नए रूटीन के साथ में बैठो और जो तुम्हारी चीज़ें इनकम्प्लीट है उनको एक टारगेट दे करके अपना कंप्लीट करो। तो सिलेबस को कंप्लीट करने का सबसे रामबाण इलाज होता है मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो कि सीधा पहले मैच में जाएंगे, शतक मार देंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी भूल होती है। एक क्रिकेटर भी फाइनल मैच खेलने के पहले कई गुना ज़्यादा नेट पर प्रैक्टिस करके जाता है। तो फिर आप जब पेपर देने जाते हो तो उसके पहले प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? आप सोचते हो सीधा एक ही बार जाएंगे, एग्जाम में फोड़ फाड़ देंगे और वहीं जाकर के आप फूट जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ के एम्बियंस का पता नहीं होता। सेंटर पर आपको जाने की नर्वसनेस जो होती है वो अलग होती है। आप माउस से फ्रेंडली नहीं होते, आप सिस्टम से फ्रेंडली नहीं होते, आपको माउस चलाना नहीं आता, आपको स्किप करना नहीं आता है। कई बार तो ऐसा होता है आप क्वेश्चन सेव करके आगे बढ़ गए हो, दिमाग में आपके ये है हमने तो सेव कर रखा था और बाद में पता चलता है यार वो क्वेश्चन तो सेव ही नहीं हुआ था, क्योंकि आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक ना करके 6 नंबर के जगह सीधा 16 नंबर पर चले गए थे और उसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक ही नहीं किया था। तो इसीलिए जो छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं वो सारा का सारा पेपर के पहले आपका मॉक टेस्ट जो है वो पूरा करवा देता है। उस इंटरफेस से आपको बहुत फ्रेंडली बना देता है। वहां पर आपको टाइमर के साथ में अपना सामंजस्य बिठाना जो है वो बहुत ज़्यादा आपको बता देता है कि अच्छा इस तरीके से तुम्हारा टाइमर यहाँ डाउन होता रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस अपीयर होंगे, कैसे माउस चलाना है, कैसे आर्ट ऑफ स्किपिंग का नॉलेज लेकर के आना है और ये सारी बातें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको आपके पढ़ाई में जो है इवेलुएट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना सिलेबस कंप्लीट करने में मदद करता है, उसी का ये जुड़वा भाई भी है। बताते रहेगा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके आधार पर आप अपने टाइम का डिवीजन करते हो, टाइम मैनेजमेंट करते हो, ठीक। नेक्स्ट अगर हम मॉक टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस की बात करें तो वही मैंने कहा आपके स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया आपको बता रहा होता है और इसके आधार पर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कर रहे होते हो। उसके अलावा बात करें तो कॉन्फिडेंस से काफ़ी हद तक बूस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आज से 3 महीने के बाद मेरा पेपर है और मेरे मॉक टेस्ट में अभी से 120 प्लस आ रहे हैं, तो अब मैं वापस जाकर के छोटी छोटी चीज़ें नहीं कवर करूंगा, बल्कि अब मैं उन चीज़ों को कवर करूंगा जो मेरे छूट गए हैं। जैसे मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हमने, क्यों पढ़ा? क्योंकि मेरे बाकी टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब उसी के बाद में हम थोड़े हायर वर्जन्स के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, उसी के साथ में हम पैसेज के ऊपर में भी काम करेंगे, उसी के साथ में हम और करंट अफेयर के ऊपर में भी काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जब आप बाकी लोगों की तुलना में अपने रैंक को देखते हैं, आप देखते हैं यार कि 1 लाख बच्चों में मेरा रैंक जो है वो 1000 के बीच में आ रहा है, तो आपका वहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम इस रेस में बने हुए हैं। तो ये बहुत एक ज़्यादा हेल्पफुल काम करता है आपको, ठीक है। और सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर ये होता है, ये आपकी एक्यूरेसी और ये आपकी स्पीड दोनों बढ़ाता है। जैसे अगर मैं 2 तरह के बच्चों को बिठा दूं अपने पास में और मैं बोलूं कि एक बच्चा सीधा कोई मॉक नहीं देगा और सीधा फाइनल पेपर जा करके देगा, और दूसरे को मैंने ये कह दिया कि रेगुलर इंटरवल पर मॉक देना है और जा करके पेपर देना है, अगर दोनों ने पढ़ाई समान की होगी ना, मैं गारंटी बताता हूँ जो बच्चा मॉक टेस्ट दे करके गया है पेपर देने, उसका स्कोर दूसरे वाले से 10 या 15 नंबर ज़्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में स्पीड आ चुकी है क्वेश्चंस को भगाने की, उसके पास में स्पीड आ चुकी है कम समय के अंदर में सवालों को सॉल्व करने की। क्योंकि मैं पहले दिन से एक बात बोलता हूं मेरे दोस्त, यहाँ पर ये मॉक टेस्ट तो कभी नॉलेज का खेल था ही नहीं। यहाँ पर ये सवाल जो आपको दिए जाते हैं वो तो हर बच्चा बना सकता है। ये मॉक टेस्ट जो खेल है ना भाई, वो यहाँ पर ये है कि उस सवाल को कम समय में किसने बना दिया।
बस यहाँ पर यही खेल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए मैंने कहा किसी भी काम की शुरुआत करने के पहले आप ये जान लो कि उसकी महत्व क्या है। जब आप ये जान लोगे तो ऑटोमेटिक आपका उसके अंदर में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो फिर वही बात है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो उसकी महत्व क्या है? क्यों? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, आपकी जीवन बदल जाएगी, और जब आप इस बात को समझोगे तो आप मेहनत भी करना शुरू करोगे। तो मॉक का इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी था। ठीक, जो दूसरा सवाल आता है बच्चों वो यहाँ पर ये आता है, हमें मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए? अब आपने तो सुन लिया, सर ने कहा मॉक दो मॉक दो मॉक दो मॉक दो, लेकिन कब से दें? तो ऐसा नहीं है कि आज तुमने कसम खाई कि सीजीएल की तैयारी शुरू कर रहे हैं और कल से ही आपने जो है वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। नहीं, जब तक आपका सिलेबस 40 से 50% हर एक सब्जेक्ट में ना कंप्लीट हो जाए तब तक आप मॉक टेस्ट मत दीजिएगा। नहीं तो फालतू का आपको डीमोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं होगा। पता चलेगा आपका 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है 200 में, और आप यहाँ सर पकड़ करके बैठे हैं, खुद में ही डिमोटिवेट हुए जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो वही बात है, जिन हथियारों का नॉलेज नहीं है लेकर के युद्ध में चल पड़े तो वहां पर मेरे भाई आप खत्म ही हो जाओगे, आप पराजित ही होकर के आओगे। तो पहले थोड़ा सा ज्ञान लो, पहले थोड़े सिलेबस को कंप्लीट करो, तब उसके बाद में मॉक टेस्ट देने जाना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तीसरा जो मेरे पास में बच्चे सबसे ज़्यादा डाउट लेकर के आते हैं वो ये कि सर हम मॉक टेस्ट दें तो किस कंपनी का दें, और उसके बाद में सर कैसा मॉक टेस्ट दें। तो देखो, जितने भी यहाँ पर कंपनीज है जो मॉक टेस्ट बनाते हैं उनके पास में दो तरह के फॉर्मेट होते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है और दूसरा उनका खुद का बनाया हुआ मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, आपको जो मॉक टेस्ट है वो दोनों देने हैं कि एक दिन है, वो आप खुद डिसाइड करना। मैं बस दोनों के फायदे नुकसान बताऊंगा। सबसे पहले, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देते हो उसमें क्या होगा, आपका स्कोर थोड़ा अच्छा आएगा, हाई आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उनके बनाए हुए मॉक टेस्ट दोगे तो वहां पर आपका स्कोर, जैसे मान लो 140 अगर नॉर्मली आ रहा है तो वहां 125 या 130 आपका आएगा। ठीक, अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दोगे तो इससे आपका जो मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जब इनके मॉक टेस्ट देते हो तो वहाँ पर कम स्कोर आने के कारण में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ठीक, अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देते हो और अगर आप उसके ऊपर में कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हो तो यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है। ये आपके लिए डेंजरस होता है। क्यों? अगर पेपर में 2-4% भी पैटर्न इधर उधर हो गया, क्वेश्चंस के लेवल इधर उधर हो गए, तो जो बच्चा सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर में रिलाई करके गया है उसकी कहानी वहीं पर फूस हो जाएगी और सुतली बम की तरह वो खत्म हो जाएगा वहां पे। लेकिन जिसने थोड़ा आसपास का, अगर उसके अलावा भी कोई मॉक टेस्ट दिया है, इन कंपनीज के जो टॉप लोगों ने यहाँ पर खुद के मॉक बनाए हैं, अगर वो दे करके गया है तो आसपास की भी और भी चीजें कवर कर सकता है। क्योंकि जब सेल्फ मेड मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं तो वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम जो है बाकी अदर एग्जाम्स के भी कुछ क्वेश्चंस को डाल करके बच्चों को हम उसके साथ में भी फैमिलियर बना पाए। भाई क्लियर है? तो इसीलिए यहां पर इसका एक एज यहां मिल जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए, ना ये दीजिए ना ये दीजिए, दोनों को मिला करके दीजिए, दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बस ये कर सकते हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर के अगर आपने लगातार 3 मॉक टेस्ट दे दिए तो रोक करके अपने आप को एक सेल्फ मेड मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, ताकि आप यहां पर इसके ऊपर में भी पूरा कमांड ले पाए और साथ में यहां पर जो साइड की जो चीजें आपकी छूट रही हैं आपका कमांड उसके ऊपर में भी रहे। आ जाइए, अब उसके बाद में बात करते हैं क्या सब्जेक्ट वाइज क्विज हमें देना जरूरी है। जैसे मॉक में और क्विज में क्या फर्क होता है? मॉक का मतलब होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी जिसके अंदर में आपका मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीएस भी होगा। लेकिन जब हम क्विज की बात करते हैं तो ये क्विज हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, या उस सब्जेक्ट में भी एक हम पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हो। तो जैसे आपने कहा कि, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों का 40% से 50% का सिलेबस ऊपर कवर हो रखा है वो मॉक टेस्ट दें। लेकिन जो बिगनर हैं वो क्या करें, जिनका सिलेबस अभी थोड़ा कंप्लीट हुआ है वो क्या करें? तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए पहले दिन से ही। जैसे मानो मैं बिगनर हूँ और मैंने अभी मैथ्स में परसेंटेज पढ़ा, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, रीजनिंग में मान लीजिए मैंने सिलोगिज्म पढ़ा, तो मेरा सबसे पहला धर्म जो होना चाहिए वो ये कि मैं इन चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दे दूं कहीं पे। अगर मुझे कहीं परसेंटेज का मिल जा रहा है तो मैं परसेंटेज का दे दूं, अगर सिलोगिज्म का मिल गया तो वो दे दूं। चाहे एप्लीकेशन कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, टेलीग्राम कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, उनके यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट देंगे। रीजन बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जैसे एक मेरी स्टूडेंट थी, तुम्हारी बिंदी उसका नाम था, ठीक है, उसने, लड़की ने बहुत ही बिगनर थी यार, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बहुत ज़्यादा मेरे क्लास में मुझसे डांट सुनेगी, बहुत ज़्यादा मैं उसको सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन में उसको डाउट होगा, हर क्वेश्चन में यहाँ पर जो है
कहीं ना कहीं उसको दिक्कत ही आएगी, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो एक टाइम पर एक टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन साथ के साथ मैं उसको समझाऊंगा भी। रोज रात में जब मैं सोने जाता था तो मैं स्टेटस उस लड़की का देखता था। उसने यहाँ पर क्या कर रखा था कि जैसे कभी एक एप्लीकेशन है, सपोज करो एक्स एप्लीकेशन है, उसके उसने सेक्शनल मॉक टेस्ट दिए, उसके लीडर बोर्ड में वो टॉप में आई तो उसने उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। कहीं पर टेलीग्राम पे कोई क्विज था, उसमें 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसका 20वां रैंक आया, उसने लगा दिया। तो वो क्या हो रहा था कि वो अपने आप के अंदर में कॉन्फिडेंस लेकर के आ रही थी, ठीक है। और आज वो एक अच्छी पोस्ट में सेलेक्टेड है, मैं आपको ये भी बता दूं, जिसके ऊपर में मेरा विश्वास भी नहीं था, लेकिन उसने अपने मेहनत के दम पर ये अपनी पोस्ट को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे उसके मॉक टेस्ट होते थे ना, वो उसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस का काम करते थे, बढ़ाने का काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ये काफी ज्यादा समय को बचाता है। अब जैसे मानो मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो मुझे क्या जरूरत है पूरा मॉक टेस्ट देने की। अगर मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर काम करूंगा ना। इसीलिए मैंने भी देखा था कि जब मैं खुद की तैयारी कर रहा था और मेरे इंग्लिश में 32 से लेकर के 35 नंबर तक आते थे, तो मैंने कहा यार पूरा मॉक टेस्ट अगर मैं दूंगा मेरा काफी ज्यादा टाइम खराब होगा। तो इससे बढ़िया मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इनके सेक्शनल मॉक टेस्ट देता हूँ। तो मैंने पिछले 3 सालों के, एक एप्लीकेशन थी एसएससी इंग्लिश क्विज करके, तो वहां से मैंने पिछले 3 सालों के इंग्लिश का हर एक सेक्शन का मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। तो जो इंग्लिश का पेपर मुझे 18 से 19 मिनट लगते थे सॉल्व करने में, उस एप्लीकेशन से देने के बाद में मैं 10 से 12 मिनट में इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने लगा था और मेरा ऑन एन एवरेज 45 प्लस स्कोर जो है वो आने लगा था। तो इसीलिए अगर आपको दिक्कत सिर्फ एक भाग में है तो सिर्फ उसका मेरे भाई इलाज करिए, ना कि पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो ये जो है आपका बहुत ही कम समय के अंदर में पूरा का पूरा क्विक रिवीजन करवा देता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना जरूरी है, ठीक। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका फुल लेंथ है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्शनल टेस्ट भी है। अब वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप उसका जो सामंजस्य है वो यहाँ पर कैसे बिठा के चलते हैं, ठीक। अब आपने कहा सर बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, मॉक टेस्ट देना है कि नहीं देना है, देना है तो कब देना है और क्या देना है यहाँ पे। अब बात आती है कि सर सही अप्रोच क्या है, मॉक टेस्ट देने का सही अप्रोच क्या है, ठीक है। क्या ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होगा, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में। आपको अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को फिक्स करना होगा, ठीक है। कैसे फिक्स करना होगा, तो मैंने यहाँ पर बना रखा है इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मेरा जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट होता था वो ये कि सबसे पहले मॉक में मैं जीके और जीएस के सवालों को करूंगा, फिर उसके बाद में इंग्लिश के सवालों को, फिर उसके बाद में मैथ्स के सवालों को, और फिर उसके बाद में रीजनिंग के सवालों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए हर एक आपका जो सब्जेक्ट है वो 25-25 सवालों का है, 50-50 नंबर का पेपर है आपका। लेकिन फायदा यहाँ पर ये होता है कि जीएस का जो पार्ट है ना, 50 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट में खत्म कर लेते हो, तो 5 से 7 मिनट के अंदर में। इंग्लिश के 50 नंबर आप कितने मिनट में खत्म कर लेते हो, तो 9 से 12 मिनट में। यानी शुरू के कहीं ना कहीं औसतन 18 मिनट के अंदर में आपका 100 नंबर का पेपर खत्म हो जाता है। और जो बाकी 100 नंबर बचते हैं उनके लिए आपके पास में पर्याप्त 42 मिनट का समय बच रहा होता है, ठीक है। उनमें यहाँ पर आप दीजिए मैथ्स को और उसके बाद में आप उसको दीजिए रीजनिंग को। दूसरा साइंटिफिक फैक्टर ये भी है कि यहाँ पर शुरू के 50 सवालों में इनमें कोई कलम नहीं उठाना है। तो जो दिमाग काम कर रहा होता है वो बस ये क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर दिया, पढ़ा और आंसर दिया। तो इसमें यहाँ पर रफ पेपर की आवश्यकता नहीं होती है और आपका टाइम काफी बच जाता है। लेकिन जो अंतिम के यहाँ पर 50 सवाल होते हैं इनमें कलम उठाने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मैथ्स है या वो रीजनिंग है। तो पूरा दिमाग कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव मोड में चला गया होता है, और कैलकुलेटिव मोड में चला गया होता है तो वापस से आकर के इसके ऊपर में फोकस करना ये गलती है। बाकी ये तो मेरी अपनी रणनीति थी। आपको अगर अपना कोई स्ट्रेटजी आपने बना रखा है और आपको लगता है वो सुटेबल है तो आप उसके अकॉर्डिंग में जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए अपने सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अपने ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट को आप क्या करिए मेरे भाई, तो फिक्स करिए कि हाँ मुझे इसी तरीके से जाना है। दूसरी बात, सवालों के साथ में कोई पंगा मत लीजिएगा। मॉक टेस्ट देते वक्त लाइफ में नेवर एवर मेरे भाई आप यहाँ पर ईगो पे लेकर के जाइएगा। आप कोशिश करिएगा कि मैं पूरा का पूरा पेपर एक बार में ही खत्म करूं। आपके अंदर में ये आर्ट ऑफ स्किपिंग आना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरे CHSL में, सीजीएल में या CPO में हर पेपर में 50-50-50 रहे, मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। बट वो कैसे आए? सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, आर्ट ऑफ स्किपिंग। मैंने क्या किया था कि जैसे मेरा मैथ्स का, जैसे मेरा रीजनिंग का सेक्शन आया तो मैंने 23 सवाल बना दिए, मैंने 2 छोड़ दिए। इंग्लिश आया था 22 बना दिए, 3 छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो रीजनिंग के उस क्वेश्चन में मेरा लॉजिक नहीं लग पा रहा था। मैंने कहा क्यों पंगा लेना यार, बाद में आएंगे तो देखेंगे। मैथ्स के मैंने 23 सवाल किए, 2 छोड़ दिए, बाद में देखेंगे। बाद में मेरे पास में 9 मिनट बच गए थे और मेरे पास में लगभग 7-8 सवाल बचे
हुए थे। अब उन बचे हुए टाइम में बड़े आराम से मैं बिना प्रेशर के जब उन सवालों को बनाने बैठा, मेरे सारे सवाल बैक टू बैक बनते गए। और यही कारण था कि जिस दिन मेरी आंसर की आई थी, लगातार 87 क्वेश्चन मेरे सही थे। लगातार 87 क्वेश्चन मेरा पहला ऐसा क्वेश्चन आया था जो गलत था, उसके पहले के पूरे 86 सवाल मेरे सही थे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में मैंने फोकस किया। एक बार मेरे से गलती भी हुई थी 2018 के मेंस में कि मैंने सवालों को ईगो पर ले लिया था, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स आता है, कैसे नहीं बनेगा। और ये मेरी गलती थी वहाँ पे, जिसके कारण मेरे पेपर में नंबर कम रह गए थे। क्योंकि टाइमर तो भाग रहा है ना यार, वो आपके लिए रुका थोड़ी है वहाँ पे। क्यों पंगा लेते हो? पहला सवाल भी 2 नंबर का है, दूसरा भी 2 नंबर का है, तीसरा भी 2 नंबर का है। क्या पता अभी टफ क्वेश्चन आ रहा है, बाद में आसान दिया गया है। तो इसीलिए कोशिश करो, सिलेक्शन लेना है, सिद्ध नहीं करना अपने आप को कितने ज्ञानी और कितने नहीं हो। इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा पेपर एक बार में करने की कोशिश करो। मार्क पर रिव्यू कर लो, ठीक है, मार्क पर रिव्यू कर लेंगे, जो नहीं बन रहा हम उसको बाद में आके बना लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, अपनी खेती है, कोई इशू की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आना चाहिए जैसे आर्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शन। आप स्पेशली इंग्लिश के सवाल को जब आप पढ़ते हैं उसमें तो कोशिश किया करिए, चाहे PQRS हो या फिर ये हो, इनको ऑप्शंस के माध्यम से ही सॉल्व करना। चारों स्टेटमेंट को पढ़ करके सजा करके बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर ढूंढो वहां पर। कॉन्जुगेट पेयर क्या है ये देखो, स्टार्टिंग लाइन क्या हो सकती है, एंडिंग लाइन क्या हो सकती है, और उसके आधार पर जो है आप यहां पर जाने की कोशिश करो तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और लास्ट आप लोगों का सबसे फेवरेट मैंने रखा हुआ है, तुक्के कैसे लगाएं और कितने लगाएं। तो देखो, जब कोई पेपर देने गया और वहां लगा कि एकदम मंटा धार है, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, तब तो दबा करके तुक्के लगाओ। जैसे हमारे मिश्रा जी इस बार करके आए थे, ठीक है, उनको जब लग गया ना कि हाँ अब हमारे हाथ से मामला जो है वो निकल चुका है, तो उन्होंने लगातार दे भैया तुक्का, जय माता दी जय माता दी। बट प्रैक्टिकली वो गलती से आपका प्री निकलवा सकती है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकती। कभी भी इस बात को ध्यान रखना। तुक्का वहां पर काम आता है जहां पर आप ये श्योर हैं कि ये 2 ऑप्शन मेरे नहीं हो सकते आंसर, बाकी के 2 बचे हुए हैं, वहां पर आप लगा सकते हैं। और वो भी कुछ हद तक, ये नहीं कि सारे सवालों में तुक्के लगाएं, नहीं तो पता चलेगा अच्छा खासा स्कोर आ रहा था और आप कट ऑफ से ही बाहर हो गए, तो ये मत करिएगा। तो तुक्के के लिए 2 नियम है। सबसे पहला, जहां पर आप ये श्योर है कि ये 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते, यही 2 होंगे। और दूसरा, हर सवाल में नहीं लगाना है, कुछ ही क्वेश्चंस में लगाना है, ध्यान रखो इस बात का। अब उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट दे दिया, जान गए फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, जान गए कि मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस का जो है वो रिवीजन कराता है। तो यहाँ पर हम कैसे करें, मॉक टेस्ट का इंटरवल क्या हो। तो देखो, जैसे आपका जब 40% से 50% आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, उसके बाद में आप हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दिया करो कि संडे टू संडे हम मॉक टेस्ट देंगे। फिर उसके बाद पेपर के जब आखिरी के 2 महीने बचते हैं तो हर 3-3 दिन पर एक मॉक टेस्ट दिया करो। पेपर के जब आखिरी के 1 महीने बचते हैं तो उस केस में डेली एक मॉक दिया करो। और पेपर के जो आखिरी 1 हफ्ते बचते हैं उस केस में डेली के 2-2 मॉक टेस्ट दिया करो। और कोशिश करो कि मॉक उस टाइमिंग पर दो जिस टाइमिंग पर तुम्हारा पेपर है। अगर दोपहर के शिफ्ट में 1 बजे पेपर है तो 1 बजे ही मॉक टेस्ट दो, ताकि उस टाइम के साथ में अपने आप को फैमिलियराइज कर पाओ। ठीक, और सबसे बड़ी बात एक अलग हटके जो पूरी पीपीटी में नहीं है, जो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में बताता हूं, वो ये कि मॉक टेस्ट देते वक्त कभी भी मेरे भाई लाइफ में प्रेशर मत लेना। जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतने एक्सपेरिमेंट करके मॉक टेस्ट में जाओ। डिजिटल सम लगा सकते हो वो लगाओ, कैलकुलेशन के टेक्निक लगा सकते हो वो लगाओ, यूनिट डिजिट के साथ में खेलना है वो खेलो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है वो करो। कभी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट छूट जाए तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉक एक ऐसी चीज है ना जिसकी स्कोर दुनिया नहीं देखती है। ऐसे मान करके चलो यहाँ पर कि अगर विनेश फोगाट हैं तो वो यहाँ पर उसके पहले कितने मैचेस हारी इसको दुनिया ने नहीं देखा। ओलंपिक्स की मैच हारी की जीती दुनिया ये देखती है। उसी तरीके से मॉक में स्कोर क्या था और कितना था, क्या गलतियां थी नहीं थी, ये सिर्फ आप अपने आप में ही जज करोगे, लेकिन आपका मेन स्कोर कितना आएगा वो पूरी की पूरी दुनिया देखने वाली है। तो जितने एक्सपेरिमेंट्स आप मॉक टेस्ट में कर सकते हैं आप उतने एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करिए। सारे वो कैलकुलेशंस के ट्रिक्स जिनके आप वीडियो देखते हैं आप उसके अंदर में अप्लाई करना सीखिए। नहीं तो क्या होता है, वीडियो अथा देख लेते हो और पेपर में जाकर के अप्लाई ही नहीं कर पाते हो, सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद में जो सबसे बड़ी गलती एक और आती है आप लोगों के सामने, वो क्या आती है, मॉक टेस्ट दे दिया 1 घंटे, तुरंत यहां पर लैपटॉप डाउन करोगे और भाग जाओ यहाँ पे, अरे बाप रे बहुत मेहनत हो गया, अब हमसे जो है एनालाइज नहीं हो पाएगा। अरे तो फिर फायदा क्या हो गया, ये तो वही बात हो गई, डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने गए, उसने कहा जाओ अल्ट्रासाउंड करा कर आ जाओ, और तुमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया, उसके बाद बोला बस अब हो गया। अरे अल्ट्रासाउंड करा लिया तो उसकी रिपोर्ट जाओ वापस से डॉक्टर को दिखाओ, वो दवाई लिखेगा, खाओगे तब ना इलाज होगा तुम्हारा।
तो मॉक टेस्ट दे दिया, तो मॉक टेस्ट देना महानता नहीं थी यहाँ पे, वो बहुत बड़ा गुण नहीं था वहां पे। केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ गए और मंदिर के दर्शन ही नहीं किए, केदार जी की दर्शन नहीं किए, क्या फायदा। तो जब यहाँ पर मॉक टेस्ट दे दिया तो उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसको एनालाइज करना सीखो। वहां पे एक एक छोटी छोटी बारीकियों पर काम करो। 3 भाग होते हैं। पहला, जो सवाल तुम्हारे सही है उसको कैसे एनालाइज करें, जो गलत है उसको कैसे एनालाइज करें, और जो छोड़ दिए उसको कैसे एनालाइज करें। तो सही में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं सारे सवाल सही किए थे और सारे बहुत कम समय में उड़ा दिए, बिल्कुल भी नहीं। आज के समय जो मॉक टेस्ट की कंपनियां हैं वो वहां पर एक एवरेज टाइम बता देती हैं कि औसतन बाकी बच्चों ने इसको सॉल्व करने में 40 सेकंड लिया है, और अगर किसी सवाल में दिख जाए कि तुमने 1.5 मिनट में लिया है, तुरंत रोको और अपने आप को वहां पर सही करो। जिन क्वेश्चंस में मेरे भाई आपने ज्यादा टाइम लिया है वो भी कहीं ना कहीं खतरा है, ठीक है, क्योंकि वो भी आपको कंपटीशन से बाहर कर रहा है। बेशक वो सवाल सही तो हो गया है आपका, लेकिन वो एक जहर है। उस जहर को तुरंत करेक्ट करना है कि क्यों मेरा समय लगा, कौन ऐसी गलती की थी मैंने जिसके कारण मैं इतना वक्त ले पाया, मैं तुरंत उसको करेक्ट करूंगा वहां पे, ठीक। दूसरा, जो क्वेश्चंस में आपने तुक्के लगाए थे उस समय तो आपने तुक्के लगा दिए थे, लेकिन अब इसको रोक करके इसके सॉल्यूशन को पढ़िए। और यहां पर अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए आंसर है, इंग्लिश में जैसे क्या होता है, बच्चा क्या देखता है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बस बाकी के 3 ऑप्शन मेरे फूफा देखेंगे। वो देख लो यार, क्या पता आज क्वेश्चन जो है तुम्हारा एक तरीके से मोडिकम का सिनोनिम आया है, क्या पता कल के दिन जो बाकी 3 ऑप्शंस थे उनके ऊपर में आ जाए। तो एक डेप्थ एनालिसिस करो। 4 मॉक टेस्ट देने से बेहतर है एक मॉक टेस्ट का पूरा निचोड़ निकाल करके रख देना। सिर्फ उस ऑप्शन को मत देखो जो सही है, उसके नीचे के जो बाकी 3 ऑप्शंस भी है उनको भी पढ़ करके जाओ कि वो चीज तुम्हें आती है कि नहीं आती है, उस शब्द के मतलब पता है कि नहीं पता है। वो एक सही ऑप्शन नहीं, बाकी के 3 ऑप्शन जो है उनके मतलब क्या है, क्योंकि पेपर में कल के दिन वो भी क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं बन के, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। उसके बाद में बात आता है इनकरेक्ट सवालों को लेकर के कि जो हमसे गलतियां हो गई। अब जो गलतियां हो गई वो क्यों हुई, क्या उसके अंदर में सिली मिस्टेक्स थे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स थे, या वो कंसेप्ट से ही हम रूबरू नहीं थे। अगर वो कंसेप्ट से रूबरू नहीं थे तो तुरंत वहां पर क्या करो, मार्क पर एक तरीके से बुक मार्क का एक ऑप्शन आता है, वो मेरे भाई वहां पर कर लो, या एक मॉक टेस्ट की सेपरेट ही कॉपी बना करके रखो कि जिनमें सिर्फ जो गलतियां क्वेश्चन हुई हैं और इंपॉर्टेंट हैं उनको वहां पर नोट कर लिया, या जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको नोट कर लिया, ताकि पेपर के पहले सारा मॉक टेस्ट रिवाइज करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ उन डायरी ऑफ मिस्टेक्स के ऊपर में काम करने की जरूरत पड़ेगी, और इसको कर लोगे तो बस मौज हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर जो इनकरेक्ट है उसमें जो तुक्के आप मतलब इनकरेक्ट तुक्के लगाने की वजह से जो चीज गलत हो गई आप वो भी देख करके जाओ, ये भी ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं यहां पर स्किप को लेकर के, जो क्वेश्चंस आपने स्किप कर दिए उनमें ये देख लो कि कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो रेलिवेंट थे, आने वाले थे, पूछे जा सकते थे पेपर में, लेकिन आपने उसको स्किप कर दिया। उसको तो सबसे पहले सीखो भाई, क्योंकि आज अगर ये गलती हुई है तो बार बार होगी, और जब होगी तो आपका बहुत घातक नुकसान करके जाएगी। इरेलीवेंट क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है 100 के 100 सवाल रट करके अपने आप को घोल के पिला देना है, नहीं, इरेलीवेंट क्वेश्चन से स्किप मारो, ठीक है। तो बेसिकली जैसे 1 घंटे का मॉक टेस्ट होता है तो लगभग 40 से 45 मिनट शुरुआती दौर में आपको उसके एनालिसिस में ही लग जाएगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वक्त लेगा वो इनकरेक्ट क्वेश्चन लेगा। उसके बाद में आपको करेक्ट क्वेश्चन के ऊपर में टाइम देना है, क्यों, क्योंकि इसको आपने पढ़ रखा है बहुत जल्दी से, तो थोड़ी बहुत चीजें देखनी होंगी, और यहां पर स्किप को तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, तो इसको आराम से टाइम लेकर के इसको सॉल्व करना, तो ये आपका वक्त लेगा, ठीक है। मेरे भाई याद रखना, शुरू में क्या होगा, आपको मॉक के एनालिसिस में बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं शुरू में मेंस के दिन में 1 से 2 ही मॉक टेस्ट दे पाता था, क्यों, क्योंकि मेरे 200 में 140 नंबर 130 नंबर आ रहा होता था, तो मेरा एनालिसिस में लंबा वक्त जाता था, मेरी गलतियां ज्यादा होती थी। लेकिन जब एक वक्त में मेरा स्कोर 160 170 180 तक जाने लगा, उन केस में मेरी गलतियां कम होने लगी, और गलतियां कम होने लगी तो मेरा एनालिसिस का जो टाइम होता था वो मेरा कम लगता था, जिसके कारण मेरे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ गए। तो गलतियां ज्यादा होंगी, एनालिसिस में समय ज्यादा लगेगा, गलतियां कम होंगी, समय भी कम लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखो, अपने आप को सैचुरेशन पॉइंट पर लेकर के आओ कि अब गलतियां मेरी कम होंगी, सिली मिस्टेक्स मेरे कम होंगे। नहीं तो पेपर के 2-3 सिली मिस्टेक्स है ना, सीधा इनकम टैक्स दिल्ली में बैठे होते और उसको उठा करके कोयम्बटूर में तुमको फेंकेगा, अब पूरा जिंदगी तुम पछताओगे। नौकरी तो कर रहे होगे, पैसा तो आ रहा होगा, बीवी बच्चे माँ बाप सबसे दूर बैठे होगे और अकेली दुनिया अपनी जी रहे होगे, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखो यहाँ पे। उसके बाद में जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो ये कि सर एक समय के बाद में स्कोर रुक जाता है तो हम क्या करें। 2 ही पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर सैचुरेशन पॉइंट आता है। एक आपका स्कोर मेरे भाई रुकता है आपका 110 के पास में, कि 110 नंबर आते आते आपका स्कोर रुक गया और बढ़ नहीं रहा है, और दूसरा आपका जो फेज आता है वो 140 के बाद में आता है,
ठीक है। और इन दोनों फेज को क्लियर करने का एक ही चक्रव्यूह तोड़ने का एक ही तरीका है मेरे भाई, और वो है जब भी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम हो जाए, बैक टू वेदास वाली कहानी, बैक टू सिलेबस वाली कहानी, वापस से अपने सिलेबस पे जाओ और वापस से एक बार जो है रिवीजन करो, क्योंकि यहां पर वही पॉइंट आ जाता है, अब ये वक्त रिवीजन करना मांगता है, ठीक है। क्योंकि आपने जितना पढ़ा था उसके आधार पे अब आप स्कोर कर पा रहे हो सकता है आपकी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो आप नहीं ध्यान दे पा रहे। आज अलजेब्रा गलत हो रहा है तो कल ट्रिको गलत हो रहा है तो कल कोई और टॉपिक गलत हो रहा है, और आप बार बार कंफ्यूज हो, यार इस पे काम करता हूं वो गलत हो जाता है, वो करता हूं वो गलत हो जाता है, तो क्या करूं? कुछ मत करो, वापस से चारों सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की किताब लेकर के वापस से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, फिर रॉकेट की रफ्तार में तुम्हारा जो है स्कोर भागेगा, ये मेरा गारंटी है, नोट कर लेना। हमने भी तो काम ऐसे ही किया ना यार, हमने भी अपने आप को परफेक्ट ऐसे ही बनाया है। इसीलिए मैंने आपको दो ही बात लिखी है कि जब आपका स्कोर एक फिक्स हो जाए, आप उस पर लगातार तरीके से प्रैक्टिस करिए और उस पैटर्न को एनालाइज करिए कि क्या गलती हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। क्या मुझे स्टैटिक जीके का ये वाला भाग नहीं आ रहा? क्या मेरी करंट अफेयर में गलतियां आ रही हैं? मेरा एडवांस मैथ में वीक है? और जो है तो दिल पर पत्थर रख के भाई एक बार दिल पर पत्थर रख के एक बार उसे कंप्लीट कर ही लो भाई। क्योंकि ये मान करके चलो ना, आप हमेशा एज्यूम किया करो कि यार आज से 2 साल के बाद में आप कहां पर बैठे होगे, किस डिपार्टमेंट पे बैठे होगे। किसका मन करता है यार, दवा तो कड़वी होती है सबको पता है, लेकिन फिर भी पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेहत अच्छी हो, हम थोड़ा हेल्दी रहे, हम थोड़ा बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा जिंदगी जी पाए। उसी तरीके से जब आपने सपना बड़ा देखा है भाई, तो मेहनत भी तो बड़ी लगेगी ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें गुजारा भत्ता मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मोबाइल से मॉक टेस्ट देंगे, मोबाइल से सेक्शनल क्विज दिया जा सकता है, मॉक टेस्ट नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अगर कोई दोस्त का, जैसे मानो आपके पास में लैपटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, हफ्ते में अभी एक ही मॉक टेस्ट तो देनी है, किसी दोस्त का मांग करके लैपटॉप या सिस्टम उससे मॉक टेस्ट दे दिया, साइबर कैफे में जा करके मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, पेपर में तुम्हारी गलतियां नहीं होंगी, सीधा उठ करके भाग के ऐसा नहीं गए पेपर में, अरे सर माउस वो चलाने नहीं आ रहा था, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा था, अरे समझ ही नहीं आ रहा था सर मेरा तो पेपर खराब हो गया। बाद में तुम्हारा रोना कोई नहीं सुनेगा, ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ना एसएससी सुनेगी, और बस अपने आप के जिम्मेदार खुद होगे। तो इसलिए यहां पर कंजूसी मत करना, कोशिश करना मेरे भाई कि आप जो है बढ़िया तरीके से सिस्टम के साथ में शुरू में ही फ्रेंडली हो पाओ। और अगर कोई भी कंपनी अगर ऑल इंडिया फ्री टेस्ट करवा रही है तो उसको जरूर अटेम्प्ट करो, उसमें तुम्हारी खुद की औकात तुम्हें पता चलेगी। क्योंकि फ्री के नाम पर काफी सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और वहां पर आपको अपना रियल रिजल्ट देखने को मिलता है, अपना असली कंपटीशन देखने को मिलता है, और वहां पर आपको आपकी वास्तविकता पता चलती है कि इस भीड़ में हम कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। कुएं का मेढक बनने से बेहतर है समंदर में थोड़ा निकल करके दुनिया देखें, तो पता चलेगा कि हाँ भैया हमारा लेवल क्या है और क्या नहीं है। तभी तो मेहनत कर पाओगे, तभी तो तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि अच्छा क्या करना था और क्या नहीं, ठीक। और जो लास्ट पॉइंट होता है वो यहाँ पर ये कि कितने मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है। तो सर एक बात बता दे, मैं अपने मॉक टेस्ट बताऊंगा तो हो सकता है आपको बिलीव ना हो सकता है आप डर जाओ, ठीक है, लेकिन कम से कम मैंने यहाँ पर 1000 मॉक टेस्ट दिए थे, प्री और मेंस सबको मिला करके, क्योंकि मेरे पास में अच्छा खासा वक्त था, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, लेकिन 1 साल तक मेरा पेपर डिले हो गया। क्यों? इसीलिए क्योंकि वेंडर डिसाइड नहीं हुआ था। इसीलिए मेरे पास में पूरे के पूरे 365 दिन थे, और उन 365 दिन में काफ़ी क्विजेज मिला करके, सेक्शनल मॉक टेस्ट मिला करके, और मतलब ये 1 मॉक टेस्ट मिला करके, मेंस के मिला करके हमने लगभग 1000 के करीब में टेस्ट दिए थे। काफ़ी किताबों से टेस्ट दिया था जब ऑनलाइन का मॉक टेस्ट खत्म हो गया था। आपको उतना नहीं करना है, आपको ऑन एन एवरेज यहाँ पर प्री के कम से कम 50 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो है कम से कम जो है 40 आपके प्रीवियस ईयर के हो जाएं और 10 जो है वो आपके सेल्फ मॉक टेस्ट हो जाएं यहाँ पे, ठीक। और जब प्री का पेपर खत्म हो जाएगा तब तो डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आपको शुरू कर देना है, वो भी पहले दिन से ही, इसमें तो कोतवाही करनी ही नहीं है। 40 प्लस मेंस के मॉक टेस्ट आपको देना है। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कट ऑफ क्लियर कराए, हो सकता है डेफिनेटली है क्लियर कराएगा, लेकिन मेरिट आपको ये दिलाएगा, सिलेक्शन आपको ये दिलाएगा, यहाँ का स्कोर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्री से कई गुना ज्यादा मेंस के ऊपर में फोकस कर देना। तो सारी की सारी तैयारी शुरू से ही कर लो, ताकि यहां पर मेंस के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने पर फोकस रहे और यहां पर अपना जो है परचम लहरा पाओ, ठीक है। तो कोशिश की आज की वीडियो के माध्यम से कि हम आपको मॉक टेस्ट का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सारे जो सवाल आपके दिमाग में घूमते थे, उसको हम क्लियर कर पाएं। और ये वीडियो भविष्य में हमेशा लाइफ भर आपके काम आने वाली है। कहीं पर कोई भी पॉइंट हो तो मेरे भाई जरूर देखना। इस वीडियो में मैं यहाँ पर टाइमर लगवा दूंगा, तो उस टाइमर से क्लिक करके पर्टिकुलरली आप यहाँ पर टाइम स्टैंप लगवा दूंगा, तो उसी पर क्लिक करके जा सकते हो। इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मेरे भाई शेयर करने की पूरी कोशिश करना आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बाकी लोगों की भी काफी ज्यादा मदद करने वाली है। और एक अनुरोध करूंगा भाई,
10 दिन में, 1 महीने में, हो सकता है 2 महीने में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँ, लेकिन जब भी मैं लेकर के आता हूँ तो मैं खुद काम करके लेकर आता हूँ। काफ़ी उसके ऊपर में मेहनत मेरी होती है। तो मेरा बस मेरे भाई आपसे इतना ही कहना है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, और जहाँ तक हो सकता है सभी लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई और भी कोई डाउट रहा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोशिश मेरी पहले दिन से यही है, सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।